नमस्कार, मैं पूनम तांगर। आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। आप बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ब्रेकिंग न्यूज के साथ। दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली पर मंडरा रहा बाढ़ का खतरा। यमुना का जल स्तर 207.14 मीटर। यमुना खादर के इलाकों में परेशानी बढ़ी। दरअसल हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ जाने के बाद यमुना में पानी बढ़ा है। जानकारी, जहां दिल्ली में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है यमुना। लगातार बारिश की वजह से यमुना खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसी खबर को लेकर हमारे सहयोगी अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। अमरेंद्र, लगातार दिल्ली में बारिश हो रही है, ऐसे में खतरे के निशान से ऊपर यमुना बनी हुई है। बिल्कुल पूनम, देखिए आपको बता दें, देश की राजधानी दिल्ली में लगभग 3 से 4 दिन से लगातार जो है बारिश देखने को मिली। तमाम जो दिल्ली की सड़कें थी वो भी साफ तौर से कहा जाए नदियों में तब्दील थी। और बात कर लेते हैं यमुना की जो है खतरे के निशान से ऊपर आज बहती साफ तौर से नजर आई। 206.5 मीटर यानी कि तमाम जो है, जैसे बैराज से भी पानी छोड़ा गया और तमाम ऐसी नदियों से पानी आकर यमुना तो जो स्तर के लोग थे उनको अब सुरक्षित जगह दिल्ली सरकार के द्वारा साफ तौर से अलर्ट जारी कर दिया गया और दिल्ली के जो लोग हैं निचले स्तर के, उन्हें सुरक्षित जगह पर साफ तौर से शिफ्ट किया जा रहा है। बिल्कुल अमरेंद्र, इस बार जितनी बारिश होनी चाहिए थी उससे कहीं ज्यादा तादाद में बारिश हुई है। अगर लगातार इसी तरह 2-4 दिन बारिश होती है तो सबसे पहले कौन से इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं? बिल्कुल, अगर दिल्ली की बात करते हैं तो देखिए, दिल्ली यमुना जी जो आईटीओ के पास का इलाका है या मयूर विहार इलाका है, साफ तौर से ये चपेट में आने की संभावना है। जिस तरीके से यमुना जी खास तौर से जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं और उसके बाद में और दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जो यमुना जी की चपेट में आ सकते हैं। जबकि लगातार जो दिल्ली सरकार है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को अपने अधिकारियों के साथ एक बैठक की थी, मीटिंग की थी सचिवालय में। उसमें तमाम एमसीडी के अधिकारी और भी तमाम बड़े अधिकारी मौजूद थे। उनको भी बाढ़ क्षेत्र में जो लोग थे निचले स्तर से उन्हें यानी सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करने की भी बात कही थी और तमाम तरीके की भी बात कही थी। और जिस तरीके से दिल्ली में जो बारिश देखने को मिली और दिल्ली की तमाम सड़कें वाटर से ब्लॉक दिखी, तमाम तरीके के, इस पर भी उन्होंने चर्चा की थी साफ तौर से लेकर और अपने अधिकारियों को सख्त से सख्त निर्देश दिए थे। और जिस तरीके से उससे पहले हमने देखा, उन्होंने एक ट्विटर के माध्यम से जानकारी बाढ़ आने की ज्यादा संभावना है, उन लोगों के लिए प्रशासन की ओर से क्या कुछ किया जा रहा है? क्या कुछ व्यवस्था है? क्या कुछ गाइडलाइंस उन लोगों को दी जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए सरकार की तरफ से साफ तौर से जो लोग हैं उनको सुरक्षित जगह पर जाने के लिए भी कहा गया है। और जो यमुना जी के आसपास के लोग थे उन पर भी ये भी कहा गया है कि वो थोड़ा सतर्क रहे। जो किसी भी टाइम जो है यमुना जी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, किसी भी टाइम यमुना जी में और भी पानी बढ़ सकता है। तो इस तरीके से सरकार की तरफ से और सरकार के जो अधिकारी हैं तमाम, जो वो भी यानी उनके भी कहा जाए ड्यूटी पर हैं और वो यमुना जी के आसपास इलाके में साफ तौर से जो है। बिल्कुल अमरेंद्र, जाहिर सी बात है कि अगर बारिश होती है, पानी दिल्ली में बढ़ रहा है, ऐसे में जो डायवर्जन है वो कर दिया गया है, तो किन किन सड़कों का डायवर्जन किया गया है? कहां कहां लोगों को आने जाने में परेशानी हो रही है? कई ऐसे मार्ग हैं जिनमें डाइवर्जन कर दिया गया, साफ तौर से ये बारिश के कारण कर दिया गया। कुछ ऐसी दिल्ली की सड़कें थी जो रोड धंस गए बारिश की वजह से, वो भी रोड डिवाइड किए गए, चाहे वो जनकपुरी का इलाका हो या तमाम ऐसे संसद भवन का मार्ग हो। तमाम ऐसे मार्ग हैं जिनको भी डिवाइड कर दिया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। कुछ ऐसे मार्ग हैं जिन पे पानी भरा हुआ तो उसकी वजह से दिल्ली पुलिस को डिवाइड करना पड़ा। तो तमाम ऐसे इलाके दिल्ली के हैं बारिश। चलिए ठीक है, शुक्रिया बहुत बहुत अमरेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो वहीं हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने की साजिश जारी है। इसके लिए कांवड़ यात्रा मार्ग पर जिहादियों ने हिंदू नाम पर होटल और ढाबे खोल रखे हैं, जिसे लेकर विश्वविख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने बड़ा खुलासा किया है। सनातन धर्मियों और हिंदू आस्था पर देवकीनंदन ठाकुर ने अपनी चिंता जाहिर की। क्या कुछ कहा देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने, देखिए। देश में हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नई नई साजिश रची जा रही है। देश में लव जिहाद के बाद कांवड़ यात्रा जिहाद सामने आया है।
ऐसा दावा विश्वविख्यात कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने किया है। देवकीनंदन ठाकुर के अनुसार शिव भक्तों की मनोकामना पूरी ना हो, इसके लिए जिहादियों ने साजिश के तहत कांवड़ यात्रा मार्ग पर ढाबा खोल रखा है। हरिद्वार से लेकर दिल्ली तक जो रास्ते हैं, जिस रास्ते से कावड़िए भगवान शिव के भक्त कावड़ लाते हैं, गंगा जल लाते हैं, शिव जी का अभिषेक यत्र तत्र जा जाकर शिवालयों में जाके जल चढ़ाते हैं, उन रास्तों में विधर्मियों ने हमारे धर्म को नष्ट करने के लिए, हमारी संस्कृति को, हमारे उस अनुष्ठान को नष्ट करने के लिए, शिव भक्तों की उस चेष्टा को भ्रष्ट करने के लिए जगह जगह पर ढाबे खोले हुए हैं। प्रसिद्ध कथावाचक इसके पीछे बड़ी साजिश देख रहे हैं। अपने आरोपों को साबित करने के लिए वे होटलों के बदले हुए नाम सबूत के रूप में पेश कर रहे हैं। पर जैसा कि उनका मूल स्वभाव है, भेष बदलकर, नाम बदलकर और कुछ छदम रूप में, जैसे वो मारीच जो था भेष बदल कर गया था, मृग का रूप बना कर गया था, काल नयमी जिम रावण राहु, काल नयमी भगवान हनुमान जी के पास साधु का भेष बना कर गया था। वही विचारधारा किस लिए गए थे? धर्म अवरोध, रोड़ा अटकाने के लिए। ये क्या कर रहे हैं कि कहीं लिखा हुआ है वैष्णव ढाबा, कहीं लिखा है शिव ढाबा, कहीं लिखा है गणेश ढाबा, कहीं लिखा हुआ है राम ढाबा, कृष्ण, देवी देवताओं का नाम लेकर विधर्मी वो ढाबा चला रहे हैं। ये कौन विधर्मी है? आपने बड़े बड़े 5 स्टार होटल्स के वीडियो देखे होंगे, जिन वीडियो में कहीं वो लोग थूकते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं मूत्र विसर्जन करते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं वो हमारे अपने पैरों से आटे को गूंथते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे विधर्मियों के यहाँ शिव भक्त अगर भोजन करेंगे तो उनका धर्म सुरक्षित होगा या भ्रष्ट होगा? देवकीनंदन ठाकुर ने अपनी बात के समर्थन में पुलिस की कार्रवाई का भी जिक्र किया है। प्रशासन ने 60 ऐसे ढाबे बंद कर दिए। 60 तो बंद हो गए, कितने और ओपन होंगे? तो मेरा प्रत्येक कावड़िया से, शिव भक्तों से, सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि आप जब भी किसी ढाबा पे रुकें, सबसे पहला आपका एक क्वेश्चन होना चाहिए। वो क्वेश्चन ये है कि आपके यहाँ भोजन बनाने वाला कौन है, वो बताओ। आपके यहाँ ये ढाबा किसका है, इसका नाम बताओ। वो सनातनी होना चाहिए, सनातनी भोजन बनाए, सनातनी भोजन परोसे, सनातनी का ही ढाबा हो, उसके यहाँ पर अवश्य भोजन आपको करना चाहिए, अदरवाइज नहीं करना चाहिए। नहीं तो आपकी से भक्ति, ये प्रयास, ये मेहनत, ये कावड़ धरी की धरी रह जाएगी। और मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो छदम वेश में सनातनियों का धर्म भ्रष्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने जिस तरह से इस मुद्दे को उठाया है, वो गंभीर मुद्दा है। इस समस्या के गंभीर बनने से पहले सरकार को उस दिशा में बड़ा और कड़ा कदम उठाना चाहिए ताकि कांवड़ यात्रा और हिंदू आस्था की पवित्रता बरकरार रहे। इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीएसपी पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले गए हैं। बसपा प्रमुख मायावती के निर्देश पर बदले गए जिलाध्यक्ष संगठन के कार्यों को पूरा करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। मुरादाबाद में सुनील आजाद, बिजनौर में दिलीप कुमार, अमरोहा में सोमपाल सिंह एडवोकेट नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। रामपुर में सुरेंद्र सागर को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया। मथुरा में गोवर्धन को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर हर पार्टी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। इसे लेकर बीएसपी ने भी अब कवायद शुरू कर दी है। 5 जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए गए हैं। रामपुर में सुरेंद्र सागर को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया। साथ ही मथुरा में गोवर्धन को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो बड़ा अपडेट, जहां 2024 लोकसभा चुनावों को लेकर बीएसपी की ओर से तैयारी की जा रही है। बीएसपी पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है, जिसे लेकर बीएसपी ने पश्चिमी यूपी के 5 जिलों के जिलाध्यक्ष बदल दिए हैं। बसपा प्रमुख मायावती के निर्देश पर ये जिलाध्यक्ष बदले गए। 5 जिलों के जिलाध्यक्ष बदले गए। संगठन के कार्यों को पूरा करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बीएसपी अध्यक्ष की ओर से मुरादाबाद में सुनील आजाद, बिजनौर में दिलीप कुमार और साथ ही अमरोहा में सोमपाल सिंह एडवोकेट नए जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। रामपुर में सुरेंद्र सागर को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। तो
वहीं मथुरा के जिलाध्यक्ष भी बदल दिए गए हैं। मथुरा में गोवर्धन को नया जिलाध्यक्ष बनाया गया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को एक बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने ईडी निदेशक संजय कुमार मिश्रा के कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाना अवैध बताया है। दरअसल संजय कुमार मिश्रा को तीसरी बार सेवा विस्तार दिया गया था, जिसके अनुसार संजय मिश्रा को 18 नवंबर तक अपने पद पर रहना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद केंद्र को झटका लगा है। अदालत ने संजय मिश्रा को तीसरा कार्यकाल विस्तार देने का आदेश रद्द कर दिया है। साथ ही अदालत ने कार्यकाल विस्तार को अवैध बताया। न्यायमूर्ति BR गवई, न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति संजय करोल की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि हमने 2021 में आदेश दिया था कि उनका कार्यकाल आगे न बढ़ाया जाए, इसीलिए अब वो 31 जुलाई तक ही अपने पद पर रह सकते हैं। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि ईडी और CBI निदेशक का कार्यकाल 5 साल बढ़ाने का नियम सही है। अध्यादेश पर विपक्षी दलों ने सरकार की आलोचना भी की थी। तो वहीं कांग्रेस सांसद रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी ईडी जैसी एजेंसियों का राजनीतिक दुरुपयोग करती है और आज ये सबूत साबित हो गया है। आगे और क्या कहा, सुनिए। सवाल सीधा उठता है। हमारे 3 सीधे प्रश्न हैं। नंबर 1, क्या मोदी जी, प्रधानमंत्री जी ये बताएंगे कि ईडी डायरेक्टर द्वारा 17 नवंबर 2021 के बाद लिए गए सारे निर्णय अवैध नहीं, गलत नहीं? तो क्या नंबर 2, तो क्या सरकार ईडी डायरेक्टर द्वारा 17 नवंबर 2021 के बाद लिए गए सब निर्णयों की समीक्षा करेगी या फिर किसी इंडिपेंडेंट एजेंसी के द्वारा ईडी डायरेक्टर द्वारा पिछले 2 साल 17 नवंबर 2021 के बाद लिए गए निर्णयों की जांच और समीक्षा होगी? तीसरा और महत्वपूर्ण सवाल, जिन व्यक्तियों ने ईडी डायरेक्टर को 17 नवंबर 2021 और उसके बाद 2022 में 2 इसी बीच ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं, जहां होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे प्रकरण का मामला सामने आया है। जांच में दोषी पाए गए होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर दर्ज केस होमगार्ड मुख्यालय ने कार्रवाई की सिफारिश की, निलंबन और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की है। महिला PCS अधिकारी के साथ साजिश रची थी। महिला के पति को मारने की साजिश रची गई थी। गंभीर आरोपों में फंसे महोबा में तैनात कमांडेंट DG होमगार्ड BK मौर्य की जांच में दोषी पाए गए कमांडेंट के निलंबन, विभागीय कार्रवाई की स्तुति की। मनीष दुबे पर जल्द ही निलंबन का आदेश जारी किया जाएगा। तो बड़ा अपडेट, होमगार्ड मुख्यालय ने कार्रवाई की सिफारिश की है। इसे लेकर निलंबन और विभागीय कार्रवाई की सिफारिश की गई। ज्योति मौर्य से जुड़ा हुआ मामला, महिला PCS अधिकारी के साथ कमांडेंट ने साजिश रची थी। अब कमांडेंट पर कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। महिला के पति को मारने की साजिश रची गई थी। बड़ा अपडेट, बता दें कि चर्चाओं में बना हुआ है ज्योति मौर्य का मामला। इसे लेकर गंभीर आरोपों में महोबा में तैनात कमांडेंट फंसते हुए नजर आ रहे हैं और अब कमांडेंट पर कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। DG होमगार्ड BK मौर्य की जांच में दोषी पाए गए। कहा यह जा रहा है कि ज्योति मौर्य के पति को मारने की साजिश रचने में कमांडेंट शामिल थे। कमांडेंट के निलंबन, विभागीय कार्रवाई की स्तुति की गई है। अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। तो वहीं बिहार में बीजेपी ने JDU और राजद गठबंधन पर हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी तेजस्वी यादव के इस्तीफे की मांग कर रही है। बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि चार्जशीटेड व्यक्ति को संवैधानिक पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। इस मुद्दे पर बीजेपी पर नीतीश कुमार को तेजस्वी यादव का इस्तीफा मांगने की चुनौती दी गई है। देखिए रिपोर्ट। का लोकसभा चुनाव पास जाने के साथ बीजेपी ने अपनी रणनीति को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। बीजेपी की पूरी कोशिश JDU और RJD में दरार डालने की है। इसके लिए JDU और राजद के गठबंधन को तोड़ने की हर मुमकिन कोशिश की जा रही है। इसकी बागडोर बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने संभाल रखी है।
सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार डर गए हैं, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो तेजस्वी से इस्तीफा मांग सके। जेडीयू को तोड़ने के विपक्ष के आरोपों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि नीतीश कुमार कहते हैं कि भाजपा उनकी पार्टी को तोड़ना चाहती है, जबकि सच्चाई ये है कि बीजेपी ने उन्हें पैदा किया, बीजेपी के कारण वो मुख्यमंत्री बने। हमने उन्हें 5 बार मौका दिया, वरना वो भी जानते हैं कि उनके साथ शामिल 7 पार्टियों की क्या हैसियत थी। जेडीयू और राजद का संयुक्त वोट प्रतिशत बीजेपी से ज्यादा है, ये बात बीजेपी को अच्छी तरह से मालूम है, जबकि बीजेपी की पूरी कोशिश दोनों के बीच गठबंधन में खटास डालने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो वहीं पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव हिंसा पर बीजेपी ने ममता सरकार पर जमकर हमला बोला, बीजेपी की हिंसा को प्रायोजित बताया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल में जितनी हत्याएं हुई उसमें प्रशासन भी शामिल है। फेसबुक पे देखते हैं एक के ऊपर एक लद करके डेड बॉडियों को ट्रक से या बस से उतारा जा रहा है और स्ट्रेचर्स में डाला जा रहा है। किसी के हाथ मुड़े हुए हैं, किसी के पांव मुड़े हुए हैं, और ये किसी एक्सीडेंट का सीन नहीं, ये कोई दुर्घटना का दृश्य नहीं, ये मर्डर है, ब्लेटेंट मर्डर। दिन दहाड़े हत्या की गई है केवल इसलिए क्योंकि आप टीएमसी को वोट नहीं कर रहे। और ये कोई केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मर्डर नहीं है, इसमें कांग्रेसी भी हैं, इसमें कम्युनिस्ट पार्टी के लोग भी हैं, इसमें बाकी पार्टी के लोग भी हैं, ऐसे लोग भी हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो केवल वोटिंग की। अगर यही दृश्य कोई भाजपा शासित राज्य से आ रहा होता तो हाहाकार मच गया होता। ये सारे नेता, ये जो हाथ पकड़ पकड़ के कभी बेंगलुरु में खड़े होते हैं तो कभी किसी और राज्य में खड़े होते हैं, महाठगबंधन का दृश्य दिखाते हैं। कहां है वे सारे नेता? कहां है लालू प्रसाद यादव? कहां है नीतीश जी? कहां है वो मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी? कहां है ये सारे महाठगबंधन के नेता? सुना था चुनाव और हिंसा आज बंगाल में पर्यायवाची शब्द बने हुए हैं, और बंगाल में ये कोई पहली बार हो रहा हो ऐसा विषय भी नहीं है। इस बार के पंचायत के चुनाव जो कि अभी 8 जुलाई को संपन्न हुए, आज काउंटिंग चल रहा है। आज अखबारों में हर जगह ये खबर छपी है कि लगभग 45 लोग आज तक, जब से नॉमिनेशन आरंभ हुआ है और काउंटिंग अभी चल रहा है, लगभग 45 लोगों की हत्या की जा चुकी है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। गाजियाबाद के खोड़ा नगर पालिका में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है, जहां एक तरफ अभी बीते कुछ दिन पहले ईओ शालिनी गुप्ता ने आरोप लगाते हुए नवनिर्वाचित नगर पालिका अध्यक्ष मोहिनी शर्मा और उनके पति अमरपाल शर्मा पर नगर पालिका के कार्य में बाधा उत्पन्न करने और काम न करने जैसे आरोप लगाते हुए उनके ऊपर शासन को एक शिकायती पत्र भेजा था। इसके बाद से मामले ने लगातार तूल पकड़ते हुए मामला काफी गंभीर अवस्था में पहुंच चुका है, जहां मोहिनी शर्मा और उनके पति अमरपाल शर्मा लगातार नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार की बातों को उजागर कर रहे हैं। वहीं गाजियाबाद में खोड़ा नगर पालिका वासियों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें खोड़ा नगर पालिका के अंदर ईओ पर बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के साथ ही उच्च अधिकारियों से खोड़ा नगर पालिका की बीती 5 साल की जांच करने की बात कही है। आज खोड़ा नगर पालिका की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई वसुंधरा के अंदर में, जहां पर बैंकेट हॉल में सभी खोड़ावासी मौजूद रहे, साथ ही साथ सभासद, पूर्व सभासद खुद मौजूद रहे। और कहीं ना कहीं जो आरोप लगाए गए हैं इस समय पर आदिशासी अधिकारी के ऊपर, क्योंकि आदिशासी अधिकारियों के ऊपर आरोप इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार जो है पिछले 1 सालों से लगातार देखा जा रहा है। ये खासतौर पर पंकज त्रिपाठी जी का कहना है। आप सीधे हम उनसे ही बातचीत करेंगे कि क्या कुछ आरोप पंकज त्रिपाठी की तरफ से लगाए गए हैं। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है पहले तो, और आपने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी यहाँ पर, क्या कुछ मुद्दे रहे थे और किस तरीके से आपने वार्तालाप की? देखिए, आज जो खोड़ा नगर पालिका के अंदर भ्रष्टाचार की बू आ रही है, जब सभासदगण बार बार उनसे जानकारी ले रहे हैं, वो जानकारियाँ उपलब्ध नहीं करा रही हैं। अभी उनके पेपर के माध्यम से पता चला कि खोड़ा के अंदर लगभग 800 कर्मचारी हैं। अभी 34 वार्ड हैं, 340 कर्मचारी, अगर 10 कर्मचारी हैं तो 340 हो गए।
मैं कहता हूं चलो 350 मान लीजिए, 400 मान लीजिए, बाकी 400 कर्मचारी कहां काम कर रहे हैं, यह जानकारी शासी अधिकारी महोदय जी को देनी चाहिए, लेकिन वह नहीं दे रही हम सबको। और क्या कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि आपने भी बताया कि लगभग खास तौर पर जो गाड़ियां जो डीजल से चल रही थी कूड़ा उठाने वाली, उन गाड़ियों का भी कहीं ना कहीं घोटाला सामने आ रहा है। देखिए, उन्होंने अभी 20 दिन का डीजल का खर्च 16 लाख कुछ हज़ार रुपये लिया है, और बाकी सब गाड़ियां खराब भी बता रही हैं, लगभग 32 गाड़ियां खराब बता रही हैं। तो वहीं यूपी के बस्ती में लालगंज थाना क्षेत्र के कुदरहा गांव में बाबा के बुलडोजर की जगह पर ग्राम प्रधान का बुलडोजर चर्चा का विषय बना हुआ है। ग्राम प्रधान पति ने गरीब महिला का घर बुलडोजर से गिरा दिया, फिर क्या था, जिला प्रशासन ने घर गिराने वाले प्रधान के घर असली बाबा का बुलडोजर भेज दिया। पलक झपकते ही बाबा के बुलडोजर ने ग्राम प्रधान के अवैध कब्जे को जमींदोज कर दिया। मामला बीते 4 जुलाई का है। कुदरहा गांव में एक गरीब महिला निर्मला देवी का 30 साल पुराना मकान ग्राम प्रधान ने बुलडोजर लगाकर गिरा दिया था। दरअसल पीड़ित महिला ने जमीन का दाखिला खारिज नहीं कराया था और खतौनी में नाम नहीं दर्ज हुआ, जिसकी वजह से जमीन ग्राम प्रधान पति के नाम चढ़ गई, जिसको लेकर प्रधान पति ने जमीन पर अपना दावा पेश किया, लेकिन बिना किसी आदेश के प्रधान पति ने बुलडोजर से खुद ही गरीब महिला का मकान जमींदोज कर दिया। जब पीड़ित महिला डीएम के पास इंसाफ मांगने पहुंची तो डीएम ने एसडीएम सदर को मामले की जांच सौंपी। जांच रिपोर्ट में ग्राम प्रधान ने खुद ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर दुकान का निर्माण करा लिया था। फिलहाल खबरों में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया के साथ।